नमस्कार मित्रों, आज हम फिर हाजिर हैं भागवत गुरु जी के साथ। प्रणाम गुरु जी। नमस्ते जी। और एक नई राशि को लेके जो है मिथुन। पिछले दो वीडियो में हमने मेष और वृषभ को बड़ी डिटेल में टच किया है। आज हम गुरु जी से तीसरी राशि के बारे में जानना चाहेंगे। गुरु जी, मिथुन राशि, अच्छा जी, ये आप इसके ऊपर आज थोड़ी दृष्टि डालिए। जी 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 देखिए, मिथुन ये राशि जो है, ये ज़ोडिएक सर्कल की, जो ज़ोडिएक सर्कल मतलब क्या है कि जो पूर्ण आकाश जो है, स्काई जो है जी, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो इसमें जो तारकाएं हैं उसमें से ब्राइट जो तारका है उसमें से अगर लकीरें खींचती जाए तो कुछ एनिमल जैसे, प्राणी जैसे चित्र बनते हैं। मतलब उन डॉटेड लाइंस को अगर हम कनेक्ट करें तो जी, एक आकार से बनते हैं। तो ये जो, इसलिए वो ज़ोडिएक सर्कल कहा जाता है, मतलब पूरा सर्कल जो आकाश को ज़ोडिएक सर्कल कहा जाता है ना। तो ये शुरुआत होता है मेष राशि में। मेष राशि का जो पहला डिग्री है वो ज़ोडिएक सर्कल का स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ा जाएगा जी। तो 30 डिग्री का राशि होता है। तो पहला राशि हुआ जो 0 से 30 डिग्री का, ये मेष राशि हुआ। दूसरा जो है 30 से लेकर 60 तक, ये वृषभ राशि हुआ। और 60 से 90 डिग्री तक ये मिथुन राशि हुआ, जिसके बारे में आप पूछ आज रहे हम हैं। जानना चाहेंगे। जी। अब ये तीसरी राशि है और इसके स्वामी है बुध। स्वामी बुध हैं इनके। तो मतलब कैसे कि इसका मतलब कि ये जो वहाँ तीसरी राशि, वो स्पैन में जो स्टार्स हैं उनके गुण और बुध के गुण एक जैसे, उनके गुण और बुध के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह सब एक जैसे, इसलिए उनको, बुध को वो राशि का स्वामी माना जाता है। और इसका तत्व जो है वो वायु तत्व है। वायु तत्व जी। तत्व क्या होता है गुरु जी? आप थोड़ा सा इसके ऊपर ठीक है, आगे जाने से पहले हम पहले तत्व के बारे में जानना चाहेंगे और फिर थोड़ा हम राशि पे फिर राशि पे जाएंगे। देखिए, हमारे इसमें फिलोसॉफी में 5 तत्व माने जाते हैं। पंचतत्व जिसे बोलते हैं, 5 तत्व माने जाते हैं। तो एक तो पहला भूमि तत्व, जो मतलब सॉलिड, जो भी कोई हमें यहाँ सॉलिड दिखता है ये सब भूमि तत्व का है। मतलब कोई पत्थर भी हो, कोई लोहा हो, कोई लकड़ी हो, ये जो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, ये भूमि तत्व कहा जाएगा। फिर दूसरा तत्व है जल तत्व। जो भी लिक्विड्स हैं यहाँ पर वो सब जल तत्व के हैं। लिक्विड्स मतलब पानी है या तेल है, कोई भी जो बहता हुआ जो फ्लोइंग है वो लिक्विड तत्व है, जल तत्व है। तीसरा है वायु तत्व, जो भी गैस स्टेट ऑफ मैटर, ऑक्सीजन, हवा, जी, हवा हुआ, वायु हुआ, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब गैस स्टेट है। ठीक है। फिर चौथा है अग्नि तत्व, मतलब प्लाज्मा, है ना, अग्नि तत्व। तो और पांचवा तत्व है आकाश तत्व। तो ये राशियां भी इन तत्वों में डिवाइड की गई हैं, क्लासिफाई की गई हैं। तो क्या ये 12 राशियों में 5 तत्व हैं या कम है या ज्यादा? 12 राशियों, एक्चुअली क्या होता है कि पांचवा तत्व जो है आकाश तत्व, ये वर्ल्ड वाइड नहीं एक्सेप्ट होता है। हमारे इसमें माइथोलॉजी में तो 5 तत्व आते हैं, जैसे सांख्य दर्शन में 5 तत्व आते हैं, लेकिन पूरी दुनिया तो 4 ही मानती है, क्योंकि न दिखने वाली चीज आकाश जो है वो उसको मानते नहीं है जी। तो ये जो राशि है उन्होंने 4 ही तत्वों में उनका क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो क्या ये कहना ठीक रहेगा कि हर तत्व के अंदर 3 राशियां आती हैं, या वो भी संख्या कम ज्यादा? नहीं, हर तत्व के अंदर 3 राशि आएगी। 3 ही आती है हर तत्व के अंदर 3 राशि आएगी। तो पहली राशि जो है, मतलब मेष राशि, और फिर 5वीं राशि और 9वीं राशि, मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, ये अग्नि तत्व के हैं। ये तीनों राशि अग्नि तत्व की हैं। तो क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मोर और लेस सिमिलर है? हाँ, उनसे सिमिलर है। ये एक्टिव है, ये ज्यादा कार्यक्षम है, ज्यादा कार्यशील है, ये एक्टिव है। देखो अग्नि कैसा होता है, अग्नि मतलब वहाँ रिएक्शन चालू है। अग्नि जब अंदर रिएक्शन है तब तक ही अग्नि जलता है, जब रिएक्शन खत्म हुई तो अग्नि बुझ जाता है, मतलब अग्नि कार्यक्षम है। तो ये राशियां भी कार्यशील है, ये एक्टिव हैं। तो आज जो हमारी राशि है तीसरी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिथुन राशि, ये कौन सा तत्व? ये वायु तत्व की है, ये वायु तत्व की। दूसरा जो भूमि तत्व की जो है, मतलब दूसरी, छठी और 10वीं जो राशि है, मतलब वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि, ये भूमि तत्व की है, जो हम आगे कवर करेंगे। हाँ, ये आगे कवर करेंगे। मतलब ये ठोस है, जो सॉलिड स्टेट वाला है, सॉलिड। और जो अभी आज जिसके बारे में हम जानने का कोशिश करेंगे वो है तीसरी, 7वीं और 11वीं राशि। तीसरी मतलब मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि,
तो ये वायु तत्व की है। तो इनके स्वामी कौन होते हैं? अब हर एक के स्वामी तो अलग है, हमें अपने को बाद में चैप्टर लेना पड़ेगा। अच्छा, एक डिटेल में हम डिटेल में स्वामी करेंगे, वो कवर करना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो गुरुजी आप थोड़ा मिथुन राशि के ऊपर अब बताएं दर्शकों। ये एक उम्मीद करते हैं कि आपको ये नई जानकारी आज प्राप्त हुई होगी इस भृगु एस्ट्रोलॉजी चैनल के द्वारा कि कौन सी राशि के क्या तत्व हैं और कितने थोड़ा सा बच गया, चौथा वायु जल तत्व वाला राशि बच गया, जो चौथा, 8वां और 12वां राशि है जी। कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये जल तत्व की है। ये जल तत्व की है। मतलब ये थोड़ा सा इमोशनल राशियां हैं, वाटर जी, भावुक, ज्यादा भावुक है। और 3, 7 और 11 ये जो राशि है, ये वायु तत्व, ये बौद्धिक है, बौद्धिक इंटेलेक्ट है जी जी। तो अब हम मिथुन राशि का अब हम आपसे 2-3 चीजें और जानना चाहेंगे। जैसे हम प्रीवियस वीडियो में आपसे बात कर रहे हैं कि ये कौन से प्रोफेशन में होते हैं, इनकी स्ट्रेंथ्स क्या होती है या इनकी वीकनेसेस क्या होती है, इन्हें किस प्रकार की बीमारियां होती है, इनके लक्षण क्या होते हैं, इन्हें कैसा पहचाना जाए। जी जी थोड़ा सा गुरुजी इसके ऊपर। जी, आज हम मिथुन राशि के ये जातक का स्वरूप कैसा होगा, मिथुन का जातक कैसा दिखेगा जी, उसका नेचर क्या होगा। और ये जो हम जितनी भी बात कर रहे हैं, ये लग्न या एसेंडेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, सिर्फ राशि के ऊपर नहीं। ये जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लग्न या एसेंडेंट के ऊपर हैं। जिस तरह गुरुजी ने 2 वीडियो पहले बताया था कि जो आपकी कुंडली का सबसे पहला घर होता है, वहां पे कुछ भी नंबर लिख सकते हैं आप, 4 होगा या 8 होगा, ये एसेंडेंट या लग्न घर है, जिसके ऊपर गुरुजी आज ये कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। मतलब जो एसेंडेंट में मिथुन राशि है जी, तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। चंद्र राशि का इतना नहीं होता और सूर्य राशि का इतना नहीं होता, लेकिन एसेंडेंट का बहुत, इसलिए एसेंडेंट ही है, एसेंडेंट बेस्ड ही है। तो अगर किसी का एसेंडेंट मिथुन है, मतलब कैसे कि जन्म के समय में पूर्व क्षितिज पर वो स्पैन राशि का, मिथुन राशि का स्पैन है पूर्व ईस्टर्न हॉरिजॉन पे, तो इसका मतलब हुआ इनका एसेंडेंट हुआ मिथुन। मतलब राशि चक्र का 60 से लेके 90 डिग्री का जो हिस्सा है, वो अगर पूर्व क्षितिज पर आया, ये कितना समय चलता है गुरुजी एक एसेंडेंट ईस्टर्न होराइजन पे? एक अंदाज से 2 घंटा चलता है। इसका मतलब 24 घंटे में 12 राशि नहीं है कि जिस दिन कोई अगर अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों का जन्म हुआ, वो कोई भी 12 राशि में जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। 24 घंटे में वो 2-2 घंटे में अगर बदल रहा है, जी, तो जी, 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 जरूरी नहीं है कि जैसे अगर मेरा जन्म 19 को हुआ है और मेरा अगर लग्न कर्क है, तो 19 तारीख को जिसका भी जन्म हुआ होगा वो कर्क होगा। वो 12 के 12 राशियों में 12 के 12 राशि 24 घंटे में बदल जाती है। इसलिए 24 घंटे का एक दिन होता है, उसमें 12 राशियां बदलती है, 12 एसेंडेंट बदलते हैं। इसका मतलब 2 घंटे में एक एसेंडेंट अंदाज से थोड़ा सा कम ज्यादा प्लस माइनस होता है। जी 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 जी। तो अगर किसी का एसेंडेंट मिथुन है, तो देखो बुध के गुण उसमें आते हैं। बुध कैसा है कि बुध आकार में छोटा है, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। पहले प्लूटो सबसे छोटा माना जाता था, लेकिन प्लूटो प्लैनेट के डेफिनेशन से निकाला गया, अब वो डॉर्फ प्लैनेट हो गया है ना, बौना उपग्रह हो गया। क्योंकि क्या है कि उसके कुछ जो प्लैनेट के डेफिनेशन है जो वैज्ञानिकों ने किए हैं, उसमें वो बैठता नहीं। अच्छा। एक तो क्या होता है कि उसकी जो ऑर्बिट है, वो कभी कभी उसके पहले वाला जो ग्रह नेपच्यून के उसके अंदर भी वो आता है, तो वो प्लैनेट के डेफिनेशन में ये नहीं होता कि प्लैनेट अपने ऑर्बिट में ही घूमना चाहिए, वो ना किसी के अंदर आना चाहिए ना किसी के बाहर होना चाहिए। तो प्लूटो वैसा नहीं करता, मतलब क्रॉस हाँ, वो मतलब कभी है ऑर्बिटल सर्किट के अंदर। जी जी जी। मतलब कभी कभी वो नेपच्यून के भी नजदीक हो जाता है सूरज को, ऐसे प्लैनेट के डेफिनेशन को अलाउ नहीं है। अच्छा। और दूसरा, उसका जो प्लेन ऑफ ऑर्बिट है वो बहुत ही तिरका है। बाकी के सब ग्रहों का एक ऑर्बिट है, पक्का है, उसके एक 8 डिग्री के इसमें वो घूमते रहते हैं, लेकिन इसका बहुत ही तिरका है। मतलब ये ऐसा तिरका होता है। ये 2 चीज है जिसके कारण प्लूटो प्लैनेट में नहीं आता। अच्छा। तो इसलिए वो डॉर्फ प्लैनेट कहा जाएगा। तो अब बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है 9 ग्रहों में से बुध सबसे छोटा है। तो ये जिसके मिथुन लग्न के जो जातक हैं, तो वो भी कदम में छोटे ही होते हैं। अच्छा। वो बहुत बड़े हैं, वो सिंगल हड्डी के, जो देखो आमतौर पे हम देखते ना कि हम बोलते हैं यार ये सिंगल हड्डी का है, मतलब ये साइज हाइट में भी छोटा है और चौड़ाई में भी छोटा है। तो ऐसे ही वो मिथुन लग्न के होते हैं। और ज्यादा तो सांवला कलर होता है, बहुत ही गोरा नहीं होते मिथुन राशि के, क्योंकि बुध का रंग हरा है,
जिन भी ग्रहों का रंग लाल या हरा या नीला है वो मतलब सावला है, वो कैरेक्टर में सावलापन मतलब डार्क शेड, मतलब जो प्लैनेट का कलर है उसका भी उसका प्रभाव बॉडी कलर के ऊपर होता है। हरा कोई आदमी होता नहीं है, लेकिन हाँ। इसका मतलब डार्क शेड्स है नहीं है। कलर में 2 शेड्स होते हैं, एक तो उजियारे हैं जैसे पीला हुआ सफेद हुआ, और नीला हरा और लाल ये डार्क में आ गए। तो बुध का हरा कलर है तो जातक भी थोड़ा सा सांवला सा होता है। और इनका कैसा कि चेहरा गोल है और ये हनु जो है ठोड़ी है चिन जो है वो ऐसे निमुलती है, मतलब ऐसे ब्रॉड नहीं है बुध के इसकी। और सबसे एक खासियत होती है मिथुन लग्न की, जो होशियारी जो है क्लेवरनेस है वो चेहरे पर ही झलकता है। हम जैसे स्कूल में हमारे पहले बेंचेस पे बैठने वाले जो बच्चे होते थे, बस टीचर ने सवाल पूछा तो तुरंत हाथ ऊपर करने वाले, ये जो बिल्कुल प्रॉम्प्ट और बिल्कुल हाजिर जवाब जो बच्चे होते थे, ये सब ये बुध के होते हैं जी। तो ये चेहरे और इनके आंखों में भी एक क्लेवरनेस या होशियारी झलकती है, इनके चेहरे पर भी एक होशियारी झलकती रहती है। और इनके जो होठ हैं, नाखून है और दांत है, ये बॉडी के मुकाबले में थोड़ा सा साइज बड़ा होता है प्रोपोर्शनेटली। अच्छा हाँ, मिथुन राशि के नाखून बड़े ही होते हैं, थोड़ा सा दांत भी बड़े होते हैं, होठ भी बड़े होते हैं, उनके बॉडी के प्रोपोर्शनेटली बड़े होते हैं। हाँ मतलब जी, अगर कद छोटा है और जी बड़े हैं तो वो प्रोपोर्शन के हिसाब से बड़ा तो समझ में आता है, हमें कद के हिसाब से हमें समझ में आता है। अब इनका नेचर कैसा होता है देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत एक्सप्रेसिव है। अच्छा। खुद को या किसी को वो एक्सप्रेस अच्छा करते हैं और ये हाजिर जवाब है, मतलब अगर आप कुछ सवाल पूछे तो तुरंत उसका जवाब देंगे, प्रॉम्प्ट रिप्लाई। जी। इनका मेमोरी बहुत अच्छा होता है और इनका ग्रास्पिंग भी बहुत अच्छा है। बुद्ध के कारण बुद्धिमान बुद्धिमान के कारण बुद्धि के साथ मेमोरी। हाँ, जिज्ञासु भी बहुत है और एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं, विश्लेषण, किसी कोई चीज़ अगर कोई घटना देखी तो उसका रीजनिंग, अनुमान, ये क्यों हुई होगी, इसके पीछे क्या कारण है, ये एनालिसिस है। या अगर बड़ा टीम देखे या कोई बड़ा डाटा अगर इनके सामने आए तो उसका एनालिसिस इनको बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बौद्धिक है, वायु तत्व की उस तरह के प्रोफेशन में पाए जाते हैं। हाँ। और ये मूडी बहुत है मिथुन के लोग। मूडी मतलब अगर आपका कोई मिथुन का दोस्त है तो जब भी आपको मिलता है नई बार तो कुछ अलग ही आपको बताएगा देखिए, और कुछ दिन तक आपके साथ रहेगा, फिर वो लंबे अरसे तक गायब हो जाएगा और फिर जब कभी आपको मिलेगा तो और नया कुछ लेके आएगा। वो बुद्धि के कारण वो कुछ न कुछ नई विषयों के ऊपर कुछ नया इंटरेस्ट के कारण वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और फिर अपने मित्रों से शेयर करते हैं या सर्कल में शेयर करते हैं। और बोलने में बहुत फ्लुएंट है, बोलने में या लिखने में, खत लिखने में, चिट्ठियां लिखने में, क्योंकि एक्सप्रेसिव होते हैं तो वो एक्सप्रेशन निकलती है उस फॉर्म में बाहर। जी, और प्रिय बात करते हैं, मतलब आपको जो अच्छा लगेगा वैसी बात करेंगे, आपको दुखाएंगे भी नहीं, ऐसा है। और किसी विषय में बहुत अद्भुत ज्ञान नॉलेज रखते हैं। मतलब नॉर्मली हमारा कैसा होता है कि अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो वो किताब के बाहर जाते नहीं, ये किताब में ये दिया, इतना दिया, लेकिन उसके साथ में एक्चुअली प्रैक्टिकल में क्या चल रहा है ये भी इनको मालूम होता है। ये किताब का ऑथर कौन होगा, कहाँ का होगा, किसने लिखा होगा, अभी क्या चल रहा है, ये भी इनको सब मालूम होता है। तो वो सिर्फ रिसर्च के ऊपर डिपेंड नहीं करते, वो रिसर्च के ऊपर प्रैक्टिकल अप्रोच भी करते हैं, क्योंकि वो क्योंकि ये उसका मिथुन राशि का ये एक्सट्रोवर्ट है। अच्छा, बुध का एक्सट्रोवर्ट राशि है। एक्सट्रोवर्ट मतलब बाह्य दुनिया में उनका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा है। अब ये कौन से प्रोफेशन में दिखते हैं, या तो एक जर्नलिज्म, पत्रकारिता, और फिर न्यूज रिपोर्टर। अब देखो ये सब कम्युनिकेशन के संपर्क के विश्लेषण करना पड़ता है, विश्लेषण करना है जी। इवेंट डीजे, किसी इवेंट के जो डीजे होते हैं, या एंकर, किसी प्रोग्राम के आईएमसी जिसको बोलते हैं, एंकर जिसको बोलते हैं, या टीवी में जो न्यूज चैनल्स होते हैं उसके जो एंकर होते हैं, ये सब, या फिर वेब डेवलपर्स, या सॉफ्टवेयर का तो पूरा काम ज़्यादा तो फिर एनालिसिस का होता है, तो वो बुध के अधीन होता है जैसे, तो वो ज़्यादा मिथुन के लोग हैं। फिर ऐप डेवलपमेंट करने वाले लोग, कोडिंग का, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड लोग, कंटेंट राइटर, हाँ जी, या वो अखबार में जैसे ब्लॉग राइटर या स्तंभ लेखक, आर्टिकल लिखने वाले, कंप्यूटर से रिलेटेड जो लोग हैं,
या बुक स्टॉल का काम करने वाले, प्रिंटिंग प्रेस वाले लोग, टीचिंग में जैसे छोटे बच्चों का स्कूल होता है तो वहाँ के टीचर जो होते हैं। अब जो कॉलेज के या पीएचडी के टीचर वो तो गुरु के अधीन आ जाते हैं, लेकिन बच्चों के जो टीचर हैं वो बुद्ध के अधीन आ जाते हैं। फिर ये जो आर्ग्यूमेंट्स करने वाले वकील, एडवोकेट्स वगैरह, ये सब ये ज़्यादा तो मिथुन के, ज़्यादा सक्सेसफुल अगर वकील देखो तो बुद्ध के हैं या मिथुन के हैं। या जो कॉमेडियंस, सभी कॉमेडियंस मिथुन के होना चाहिए, जो लंबा अरसा तक कॉमेडियन रहा है। अच्छा, दूसरे तो मतलब वो थोड़ा सा गंभीर सा होते हैं, लेकिन ये कॉमेडियन भी ये मिथुन के ज़्यादा होते हैं। ब्रोकर्स मिथुन के ज़्यादा होते हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के हो या फिर शेयर मार्केट के ब्रोकर हो। मीडिएटर्स जो सबसे जहाँ बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ता है वो लोग जी उस प्रोफेशन से जुड़े होंगे, वो बुद्ध। हाँ जी, बुद्धि का और कम्युनिकेशन का, कंटेंट का। फिर मैथमेटिशियंस, ये ज़्यादा तो मिथुन के लोग होते हैं। हर स्टेप मैथमेटिक्स की वो को सोचना पड़ता है, कैलकुलेशन है। डिबेट करने वाले लोग ज़्यादा तो मिथुन के ही होते हैं। पहले के ज़माने शास्त्रों पर डिबेट करते थे। हाँ, तो वो देखो बहुत ही जिसको घना गंभीर नॉलेज है वो शायद डिबेट कर भी नहीं सकेगा, है ना, उससे दूर ही रहना चाहेगा। हाँ, लेकिन ये जो डिबेट है वो मिथुन के लोग ज़्यादा अच्छे करते हैं। अच्छा, जी, ऐसे ये प्रोफेशन मिथुन के लोगों का अच्छा है। इन्हें किस प्रकार की बीमारियां हो सकती है? ज़्यादा तो इनको कैसा है, देखिए कि ये हमारे पंच ज्ञानों से, ज्ञान के इंद्रियों से रिलेटेड है। जैसे है ना, कम्युनिकेशन का, कांटेक्ट का। जी, मतलब देखो, आपसे मेरा या दुनिया से मेरा कांटेक्ट किसके जरिए होता है? मेरे ज्ञान के इंद्रियों से होता है। आप जो बात करते हो तो मेरे कान तक आता है, आपको मैं देखता हूँ, मतलब आपसे निकली हुई रेज मेरे आंखों में आती है ना। आप अगर टच करते हो तो ये ज्ञान के स्पर्श। तो इनको ज़्यादा तो प्रॉब्लम्स इसी के होते हैं। मतलब बहिरापन आएगा, कम सुनाई देगा या कम दिखाई देगा उम्र के साथ में, या फिर स्किन में नमनेस आएगा, बधिरपन आएगा। स्किन डिसीजेज भी इनको ज़्यादा होती हैं। या फिर कंफ्यूजन। मिथुन राशि का चिन्ह ही ऐसा है, मैंने आपके लिए वो चिन्ह निकाला है तो ये भी दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये मिथुन राशि का ये है, इसका चित्र जो है इसमें जोड़ा दिखाया हुआ है। और आकाश में भी जो अगर आप ठीक से अगर तारका देखोगे तो उसमें दो इंसान या दो फिगर, ह्यूमन फिगर्स दिखती हैं। अच्छा। बिल्कुल सही से दिखती है। एक पोलक्स और दूसरा कैस्टर है, ऐसे हैं। और इसका इंटरनेशनल सिंबल जो है वो दो पैरेलल लाइंस है और दो आर्क से उसको जोड़ा हुआ है। तो इंटरनेशनल सिंबल जो है वो भी दो दिखाता है और उसका चित्र है वो भी दो दिखाता है। अच्छा, तो ये कंफ्यूज भी होते हैं, मतलब द्विधा में पढ़ते हैं। मतलब इनको ये करूँ वो करूँ, ये भी वो भी ऐसा तुरंत समझ में नहीं आता। अच्छा, इनको ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है। और ये मतलब ये कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है इनको। फिर स्क्लेरोसिस, मतलब स्किन हार्ड होना, नमनेस आ जाना, या वाणी के दोष, स्टैम्पर करना, बात करते समय तप करना, अड़खड़ना, ये होता है। या खांसी या दमा, अस्थमा, क्योंकि ये जो तीसरा राशि है वो जो ये वाला सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो अस्थमा वगैरह या ENT वाला पोर्शन जिसे हम कहते हैं, यहाँ की बीमारियाँ इनको हो जाती है जी। तो गुरुजी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे आपसे कि एक और राशि के ऊपर हम तुरंत दर्शकों की बनाएं। हमारे साथ जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ गुरुजी के साथ राशियों के अलावा और आप क्या जानना चाहते हैं इसका हम बेसब्री से इंतजार करेंगे। धन्यवाद जी, नमस्ते जी।